नमस्ते सभी, यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आप कैसे हैं? ये शानदार है। मैं कल रात देर से पहुंची और यहाँ होने के लिए आभारी हूँ। ये वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं यरूशलेम में हूँ, इतने लोगों से घिरी हुई। हाँ, इतने सारे अद्भुत नेताओं, पत्रकारों, नवप्रवर्तकों और उन लोगों से घिरी हुई हूँ, जिन्होंने अपना जीवन इज़राइल और यहूदी लोगों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया है। अगर आप लोगों ने कुछ साल पहले पूछा होता कि मेरा करियर कैसा होगा, तो मैं कहती कि मैं नाचने, गाने, अभिनय करने और लोगों को मुस्कुराने की कोशिश में जीवन बिताऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सोशल मीडिया पर एक डांसर, सिंगर, एक्ट्रेस की बजाय एक पहचानी जाने वाली यहूदी आवाज के रूप में जाना जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पहचान, यानी सिर्फ यहूदी होने के बारे में पोस्ट करना इतना विवादास्पद हो सकता है। हम में से किसी को इतिहास से मिला मौका चुनने का हक नहीं मिलता। हम सिर्फ ये चुन सकते हैं कि हम उसके साथ क्या करते हैं। तो या तो हम चुप रह सकते हैं क्योंकि वो आसान है, या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी है। और मेरे लिए वो चुनाव बहुत साफ हो गया। एक ऐसी इंसान के रूप में जिसके कुल मिलाकर 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैंने महसूस किया कि सोशल मीडिया सिर्फ सेल्फी और मजेदार वीडियो शेयर करने की जगह नहीं है। यही लोग अपनी राय बनाते हैं। यही वो जगह है जहां नैरेटिव गढ़े जाते हैं। यही वो जगह है जहां इतिहास की व्याख्या की जाती है, लेकिन कभी-कभी सही तरीके से और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। And then October 7th happened. बहुत सारे लोगों की तरह मैं उठी और तुरंत अपना फोन उठाया। शुरुआत में मैं ऐसे वीडियो देख रही थी जिनमें परिवार सुरक्षित कमरों में छुपे थे, लोग जान बचाने को भाग रहे थे, माता-पिता बच्चों को ढूंढ रहे थे और समुदाय रातों रात पूरी तरह उथल-पुथल में पड़ गए थे। मेरा दिल टूट गया था, जैसे यहाँ सभी का कभी न कभी टूटा होगा। मैं दुखी और सदमे में थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, कुछ और भी होने लगा। मैंने फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक खोला और ऐसा लगा जैसे मैं एक बिल्कुल अलग हकीकत देख रही हूँ। बहुत से लोगों को असल में क्या हुआ था, ये पता भी नहीं था। उससे पहले ही कहानियां बनाई जा रही थी। राय पहले ही बन चुकी थी और दुनिया भर में लाखों लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि वे क्या मानते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने खुद कोई असली रिसर्च की थी, या उनमें से किसी ने कभी इजराइल का दौरा भी नहीं किया था, या किसी सर्वाइवर से बात की थी, या यहाँ तक कि किसी इजरायली से भी बात की थी, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन ऐसे छोटे वीडियोस देखे थे जिनके बनाने वालों को उस क्षेत्र या उसके इतिहास की कम समझ थी। मुझे याद है, मैंने सोचा था ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। खुद त्रासदी ही काफी विनाशकारी थी, लेकिन फिर गलत जानकारी को रियल टाइम में फैलते देखना, ये कुछ ऐसा था जो मैंने व्यक्तिगत रूप से पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और तभी मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि चुप रहना असल में तटस्थ रहना नहीं है। आप जानती हैं, चुप्पी आपकी कहानी किसी और से कहलवा सकती है। अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगी, तो कोई और बताएगा। और हो सकता है कि वे उसे सच-सच ना बताएं। उस एहसास ने हमेशा के लिए अपने प्लेटफॉर्म को लेकर मेरा नजरिया बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि एल्गोरिदम राय को सरकारों से भी तेजी से आकार दे रहे थे। आज की दुनिया में सच के लिए लड़ाई सिर्फ न्यूज रूम्स और विश्व मंचों पर ही नहीं हो रही है, ये हमारे फोन पर भी हो रही है। एक स्क्रोल, एक वीडियो, एक शेयर, एक पोस्ट, हर बार। मुझे पता था मैं सिर्फ देख नहीं सकती थी। आप जानती हैं, आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली युद्ध क्षेत्रों में से एक है। शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि अपनी बात कहने पर क्या होगा। बहुत सारे लोग मुझे बार बार चेतावनी देते रहे कि ऐसा न करो। उन्होंने कहा, मोंटाना, तुम्हारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, तुम्हें सारे ब्रांड्स खोने पड़ेंगे, वे शायद अब तुम्हारे साथ काम करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, न्यूट्रल रहो, डांस करो, कुछ मत बोलो। फिर मैंने सोचा, मैं हॉलोकॉस्ट से बचे लोगों की पोती हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि जो कर सकती हूँ करूँ।
मुझे 100% यकीन है कि अगर 1940 के दशक में सोशल मीडिया होता, तो आप मानिए कि मेरे दादाजी और मेरी दादी लिली हर दिन पोस्ट करती, चाहे उनके एक फॉलोअर होते या 10 मिलियन फॉलोअर्स। मैंने पोस्ट करना शुरू किया। मैंने सच बताना शुरू किया। मैं पहली बार 7 अक्टूबर के बाद दिसंबर 2023 में इज़राइल वापस गई। और अब ये मेरी 9वीं यात्रा है, 7 अक्टूबर के बाद से। और मैंने तुरंत उस हकीकत को दर्ज किया कि क्या हुआ और क्या अब भी हो रहा है, ना कि इसलिए कि मुझे लगा कि मैं रातों रात दुनिया बदल सकती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए चुप रहना कोई विकल्प नहीं था। अब मुझे ईमानदार होना पड़ेगा। जो कई चेतावनियां मुझे मिली थी, वे सच साबित हुई। मुझे रोजाना हजारों नफरत भरे संदेश और जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहूदी हूं और अपने ही लोगों के खिलाफ हूं। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे दादा दादी को हॉलोकॉस्ट में मर जाना चाहिए था और अब तुम्हारी बारी है। मेरे साथ कभी बात किए बिना ही अजनबी लोगों ने तय कर लिया कि मैं कौन हूं। लेकिन फिर कुछ खूबसूरत हुआ। जितने भी नफरत भरे संदेश मुझे मिले, उतने ही संदेश ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरा ये काम क्यों मायने रखता है। मुझे मुस्लिम लोगों से संदेश मिले जिन्होंने आतंकवाद की निंदा और निर्दोष नागरिकों के लिए सहानुभूति दिखाने पर धन्यवाद कहा। मुझे अद्भुत ईसाई लोगों से भी संदेश मिले हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी वीडियोस की वजह से यहूदी इतिहास के बारे में सीखना शुरू किया है। मुझे ऐसे लोगों के संदेश मिले जिन्होंने माना कि वे इज़राइल के बारे में गलत बातें मानते थे और मेरी छोटी वीडियो ने उन्हें ऑनलाइन देखी हर चीज पर सवाल उठाने की प्रेरणा दी। एक युवा लड़की ने मुझे लिखा और कहा कि मैंने इससे पहले कभी किसी यहूदी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। आपकी वीडियो से मुझे यहूदी लोगों के बारे में पता चला। धन्यवाद। मैं उन संदेशों को पढ़ना कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन संदेशों ने मुझे एक बेहद साधारण सी बात याद दिला दी। लोग उस चीज से नफरत नहीं करते जिसे वे जानते हैं, वे उससे नफरत करते हैं जिसे समझने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वो ये है कि लोगों की सोच बदलना शायद ही कभी चिल्लाने या लड़ने से होता है। मुझे लगता है कि ये सच में शांत बातचीत के जरिए ही होता है। मैंने जाना है कि तथ्यों का महत्व है। इतिहास मायने रखता है, लेकिन इंसानियत भी मायने रखती है। और जब लोगों को सम्मानित महसूस होता है, तो वे सुनने के लिए कहीं ज्यादा तैयार रहते हैं। मेरी कुछ सबसे अहम बातचीतें उन लोगों के साथ नहीं हुई जो पहले से ही मुझसे सहमत थे। मुझ पर भरोसा करें। वे उन्हीं के साथ होती हैं जो सवाल पूछने के लिए पर्याप्त जिज्ञासु होते हैं। मुझे लगता है असली प्रगति वहीं से शुरू होती है। पिछले वर्षों में मैंने असाधारण इजरायलियों से मुलाकात की। वैसे यहाँ कौन-कौन इजरायली हैं? वू! आप लोग कमाल के और सबसे मजबूत हैं। लेकिन इन्हीं अद्भुत इजरायली की वजह से मेरी जिंदगी हमेशा बदल गई। मैंने द चिल्ड्रन ऑफ अक्टूबर 7th नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें 11-17 साल के बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिन्हें बंधक बना लिया गया था, जिनके माता-पिता को बंधक बना लिया गया था, या जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपने सामने हमास द्वारा मारे जाते हुए देखा था। मैंने 1 साल से ज़्यादा समय तक एमिली डमारी और रोमी गोनन जैसे बंधकों के लिए आवाज़ उठाई, उनसे मिले बिना। और उनसे मिलने से पहले ही वे मुझे मेरे परिवार जैसे लगने लगे थे। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद आप में से कई लोग इससे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जब उन्हें आखिरकार रिहा किया गया, तो मुझे पता चला कि जब वे अब भी बंदी थी। ये सबसे अजीब कहानी है जब मैं उनसे मिली। उन्होंने बताया कि जब वे बंदी थी, तब उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा था जिसमें मैंने उन्हें ग्रैमीज़ में घर लाओ लिखी पीली ड्रेस पहनी थी। वो इंटरव्यू उन्होंने अपनी कैद के दौरान देखा। मुझे सच में इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो पल सचमुच मुझे रोक दिया और मैं रो पड़ी, क्योंकि अचानक मुझे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया सिर्फ दुनिया भर के लोगों तक ही नहीं पहुंच रहा था। ये बात गाजा में जिनके लिए हम लड़ रहे थे, उन तक भी पहुंच गई। मैंने लिलाज फ्रीडमैन डांस कंपनी के साथ मिलकर वी विल डांस अगेन नामक नोवा ट्रिब्यूट डांस वीडियो भी बनाया। उस डांस कंपनी ने नोवा फेस्टिवल में 3 सदस्य खोए थे और उसी कंपनी के साथ नोवा के सर्वाइवर व पूर्व बंधक मोरन, स्टेली और मैं भी थे।
मैंने अद्भुत सैनिकों के साथ समय बिताया, जो किशोरावस्था से बैरली बड़े थे और बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। साथ ही आतंक से तबाह समुदायों में भी गई। मैं रफा, गजा भी गई ताकि इजराइल और अमेरिका द्वारा मानवीय सहायता प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकूं। क्योंकि मैं उस सारी प्रोपेगेंडा से तंग आ चुकी थी जिसमें सहायता की बातें की जाती थी, और मैं अपनी आंखों से असलियत देखना चाहती थी, न कि सिर्फ सुर्खियों पर भरोसा करना। और उन अनुभवों ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक विचार नहीं है, ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये राजनीतिक जुमला नहीं है, ये असली लोग हैं। ये परिवार हैं जो असाधारण परिस्थितियों में साधारण जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुझारूपन है, ये नवाचार है, ये आशा है, ये मानवता है। जब आप लोगों की आंखों में देखकर उनकी कहानियां सुनते हैं, तो उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया नारों तक सीमित करना असंभव हो जाता है। यहूदी होने पर मुझे हमेशा गर्व था, लेकिन आज इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार महसूस करती हूँ। आप मुझे बिना डेविड का सितारा के कभी नहीं देखेंगे। मैं शायद हर समय करीब 20 पहने रहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग हमेशा जानें कि मैं गर्वित यहूदी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब जान लें। मुझे इसके लिए जिम्मेदार महसूस होता है, क्योंकि मेरे पास मंच है, ना कि इसलिए कि मैं कोई इतिहासकार, राजनेता या सारे जवाब जानता हूँ। और मैं मानती हूँ कि एक मंच होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर यहूदी पीढ़ी ने देखा है कि बोलने के अपने परिणाम होते हैं। हम सब ये जानते हैं। ये पीढ़ी भी अलग नहीं है। फर्क बस इतना है कि आज हम में से हर किसी के पास अपनी जेब में अपनी बात प्रकाशित करने का एक छोटा सा मंच है। एक वीडियो दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक पोस्ट महाद्वीपों में सार्वजनिक राय को प्रभावित कर सकती है। एक आवाज किसी को अलग सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये हम सभी के लिए एक अविश्वसनीय जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक अविश्वसनीय अवसर भी है। आप जानती हैं, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इतनी नफरत से मेरा कभी रुक जाने का मन होता है? मेरा जवाब हमेशा ना होता है। असल में इसका उल्टा होता है। ये मुझे आगे बढ़ते रहने, पोस्ट करते रहने और साझा करते रहने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब भी मैं धीमा पड़ने के बारे में सोचती हूँ, मुझे उन सभी सकारात्मक संदेशों की याद आती है जो लोग मुझे भेजते हैं, जो बताते हैं कि मेरी बनाई गई वीडियो से उन्होंने कुछ नया सीखा है जो उन्हें पहले कभी नहीं पता था। मुझे उन छात्रों की याद आती है जिन्होंने कहा कि मंच पर आवाज उठने से उनका अकेलापन कम हुआ। मुझे उन माता पिता की याद आती है जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने मेरे वीडियो अपने बच्चों को दिखाए। मुझे याद है कि कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते, फिर भी वे मुझे नफरत की बजाय मेरी ईमानदारी के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे पल मुझे याद दिलाते हैं कि प्रभाव इस बात से नहीं मापा जाता कि आपके लिए कितने लोग तालियां बजाते हैं। कभी कभी इसका माप उस एक व्यक्ति से होता है जो चुपचाप अपना मन बदल लेता है। एक ऐसी दुनिया में जहां गुस्से को इनाम मिलता है, मैं संवाद चुनना चाहती हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहां विभाजन को इनाम मिलता है, मैं जुड़ाव चुनना जारी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच में मानती हूँ कि समझ बातचीत से शुरू होती है। और जहां सोशल मीडिया अविश्वसनीय गति से गलत जानकारी फैला सकता है, वहीं ये सच भी फैला सकता है। मैं वादा करती हूँ, ये पुल बना सकता है, ये सहानुभूति पैदा कर सकता है, ये लोगों को याद दिला सकता है कि हर स्क्रीन के पीछे एक और इंसान है। तो इससे मुझे उम्मीद मिलती है। आप जानती हैं, मेरे दादा दादी हॉलोकॉस्ट से बचे थे। उन्होंने वो समय देखा जब यहूदी आवाजें खामोश थी, उन्हें चुप करा दिया गया था। आज सिर्फ एक बटन दबाकर मैं लाखों लोगों तक पहुंच पाया हूँ। ये अजीब है ना? मैं उस सौभाग्य को हल्के में नहीं लेती। अगर मैं मंच का इस्तेमाल एक और कहानी बताने, एक और गलतफहमी को चुनौती देने या एक और बातचीत को प्रेरित करने में कर सकूं, तो ये नकारात्मक या नफरत भरी टिप्पणियों से ज्यादा अहम होगा। इतिहास सिर्फ सरकारी इमारतों या न्यूज़ रूम में ही नहीं लिखा जाता। इतिहास ऑनलाइन भी लिखा जाता है। तो एक पोस्ट, एक बातचीत, एक साहसिक कदम, एक आवाज से शुरुआत होती है। जब तक मेरी आवाज है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। और आप सबका क्या? मैं इसका इस्तेमाल इजराइल, यहूदी लोगों और सच के लिए करूंगी।
क्योंकि इतिहास वे नहीं लिखते जो चुप रहना नहीं मानते। मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ हैं। वो 2 हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की बेटी और सबसे प्रेरणादायक यहूदी महिला है, इसलिए मैं अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आम इज़राइल चाय।